नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं। वो जो विधा है वो व्याकरण से संबंधित है और ये व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। उस विधा का नाम है उपसर्ग। तो उपसर्ग को हम विस्तारित रूप से जानने से पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि जो भी शब्दों का निर्माण होता है वो शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जो भी वर्ण हो, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो या उसी के साथ जो मात्राएं हैं, उनका जब सार्थक मेल होता है, वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तब सार्थक शब्द बनता है। और वही सार्थक शब्द जो है भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब भाषा रचना का शब्द निर्माण एक महत्वपूर्ण अंग है, इतना हमें समझ लेना आवश्यक है। तो जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से सार्थक शब्द बनकर वो भाषा को समृद्ध बनाता है, उसमें वृद्धि करता है शब्दों के संचयन में, उसी प्रकार उपसर्ग जो होता है वो उपसर्ग भी एक नए शब्द का निर्माण करने का प्रयास करता है, एक विशेष शब्द का निर्माण करने का प्रयास करता है। आप ये समझ लेना चाहिए कि ये जो उपसर्ग शब्द है, इसमें जो ऊप लगा है, इसका अर्थ होता है समीप या पास। ऊप का अर्थ होता है, मतलब ये जो उपसर्ग है ये दो शब्दों के मेल से या दो भागों के मेल से बना हुआ है। पहला जो भाग है उसका ऊप, इसका अर्थ होता है कि समीप, और जो सर्ग है, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, मतलब निर्माण करना, सृष्टि करना। अब दोनों का अगर एकत्रित रूप से हम अर्थ जोड़ने का प्रयास करेंगे, दोनों का ऊप और सर्ग का जब हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ होता है समीप रहकर नए शब्दों की सृष्टि करना या नए शब्द का सृजन करना या नए शब्द का निर्माण करना, उसे कहा जाता है उपसर्ग। मतलब आप समझ चुके हैं कि उपसर्ग एक ऐसी विधा है जो भाषा को समृद्ध बनाने के लिए नए शब्द का निर्माण करती है, नए शब्द को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये जो उपसर्ग होते हैं, ये उपसर्ग को अविकारी शब्द कहा जाता है, इस उपसर्ग को अव्यय कहा जाता है। उपसर्ग को अविकारी शब्द कहा जाता है, उपसर्ग को अव्यय कहा जाता है क्योंकि इस पे किसी प्रकार भी लिंग, वचन और कार्य के अनुसार कोई परिवर्तन उस शब्द में नहीं आता है। दूसरी बात आपको ये समझ लेना है कि ये जो उपसर्ग होते हैं इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इनका खुद का अर्थ नहीं होता है। तो ये जब किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, आरंभ में जुड़ जाते हैं, तब अपने आप उस शब्द को विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास किया जाता है। मतलब जब ये जो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ेंगे तो उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है पहले जुड़ने से पहले। इसका अर्थ क्या है कि उपसर्ग ये शब्द नहीं होता है। तो ये उपसर्ग जो होता है वर्णों का मेल होता है, लेकिन परिपूर्ण मेल न होने की वजह से उसका खुद का अर्थ नहीं होता, वो शब्द नहीं बनता। तो ये शब्द का भाग होता है, ये शब्द का टुकड़ा होता है, ये शब्द का अंश होता है, यानी शब्दांश होता है। मतलब उपसर्ग क्या है? ऐसा शब्दांश, ऐसा शब्द का भाग, ऐसे शब्द का टुकड़ा या ऐसे वर्ण का समूह जो अपूर्ण है, जिसका कोई खुद का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो किसी सार्थक शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले लगकर आता है, उस शब्द की आरंभ में लगकर आता है, उस शब्द की प्रारंभ में लगकर आता है, तो वो उस शब्द में, उस मूल शब्द में विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास करता है। उसे विशेष अर्थ प्रकट कराने के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो शब्द की आरंभ में लगकर आता है। तो जब ये शब्द के आरंभ में लगता है, ये उपसर्ग, ये जो शब्द के आरंभ में लगता है, तो शब्द में अलग अलग स्थितियां निर्माण होती है। उसमें जो है अलग अलग प्रकार से उस शब्द को विशेष अर्थ प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा बात यह है कि उसमें पूरी तरह से विपरीतार्थक बातें निर्माण करने का प्रयास किया जाता है या प्रतिकूल अर्थ निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी स्थिति एक निर्माण होती है कि वहां पर उस उपसर्ग के लगने की वजह से वहां पर शब्दों के अर्थ में वृद्धि भी होती है या शब्दों के अर्थ में ह्रास भी हो सकता है। तो ये तीन स्थितियां जब उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तब निर्माण होती है। मतलब आप समझ गए कि उपसर्ग शब्द नहीं होता है, वो शब्द का भाग होता है,
उससे आप समझ चुके हैं कि उपसर्ग जो होता है वो अर्थवान नहीं होता है, उसका खुद का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उसे हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब वो किसी शब्द के पहले लगकर आता है तो वो विशेष अर्थ उस शब्द को देने का प्रयास करते हैं। मतलब शब्द निर्माण में, भाषा में जो शब्द निर्माण होते हैं, शब्द निर्माण होता है, उसमें उपसर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये उपसर्ग जिस तरह से प्रयोग किए जाते हैं भाषा में, वो तकरीबन मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम उसे 3 भेदों में देखने का प्रयास करेंगे, उपसर्गों को 3 भेदों में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर उनके 3 भेदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला भेद होता है उपसर्ग का, या पहला प्रकार होता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। आपको ये लग सकता है कि हम हिंदी के उपसर्ग लिख रहे हैं या हम हिंदी के उपसर्ग देख रहे हैं, फिर यहां पर मैंने संस्कृत के उपसर्ग क्यों लिखा? तो याद रखिए, ये जो संस्कृत के उपसर्ग मैं बोल रहा हूं वो भी हिंदी के ही उपसर्ग होते हैं, लेकिन उसे संस्कृत का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको भली बात ही पता है कि हमारी जितनी भी भाषाएं हम देखते हैं, उस भाषा की जननी, उस भाषाओं की माता अगर कोई भाषा है तो है संस्कृत भाषा। इसका अर्थ क्या हुआ कि संस्कृत भाषा होने की वजह से, माता होने की वजह से सभी भाषाओं की, उस संस्कृत के बहुत सारे शब्दों से ही हमारी अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो इस वजह से जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जब हम जैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हमारे हिंदी भाषा में हम जैसे के वैसे प्रयोग करते हैं, उन शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। उस शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है, मतलब उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे अग्नि है, जैसे भ्राता है, ये शब्द जो है वहां पर क्या है? सूर्य है। ये शब्द क्या है? वहां पर संस्कृत के शब्द है, और इन संस्कृत शब्द से बाद में वो हमारी हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन वो मूल रूप से कहां से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। तो संस्कृत के शब्द जैसे कि वैसे हिंदी भाषा में जब प्रयोग किया जाता है तो उन शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। और इसी वजह से जिस तरह से संस्कृत के शब्द हम जैसे कि वैसे तत्सम शब्द के रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत के उपसर्ग भी हम जैसे कि वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। वो हिंदी के बन चुके हैं, हमारी हिंदी भाषा में उसे स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी उन उपसर्ग को नाम है संस्कृत के उपसर्ग। इसलिए हम सबसे पहले हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानने वाले हैं। मतलब ऐसा कोई उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आया है, उसका जैसे का वैसा प्रयोग हम शब्द के आरंभ में लगाकर उस शब्द को विशेष अर्थ प्रकट करा देने के लिए उसका प्रयोग करें, ऐसे उपसर्ग को संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि पहला उपसर्ग है अति। उपसर्ग है अति। अति ये संस्कृत का उपसर्ग है। अति, अति मतलब ज्यादा। अति का अर्थ होता है ज्यादा, और ये जो अति है यह संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का उपसर्ग है। अब देखिए यहां पर उपसर्ग का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा शब्दांश, ऐसा वर्णों का मेल जो शब्द नहीं है, या कोई अक्षर है, कोई शब्दांश है, कोई शब्द का भाग है, कोई शब्द का टुकड़ा है, जो वर्णों का मेल है, परिपूर्ण शब्द नहीं, ऐसा शब्दांश जब वाक्य के आरंभ में नहीं तो शब्द के आरंभ में लगकर आता है, तब ऐसे उपसर्ग को, ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसका उदाहरण जानने का प्रयास करेंगे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अतिरिक्त शब्द है। अतिरिक्त शब्द, अतिरिक्त है, अतिरिक्त ये शब्द है। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे, शब्द अतिरिक्त है, उसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग से निकालने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। उसका उपसर्ग है अति, अति, और मूल शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द है रिक्त, मूल शब्द है रिक्त। तो इस तरह से ये जो उदाहरण हमने यहाँ पर विस्तारित रूप से समझने का प्रयास किया, इससे आपको ये बोध हुआ होगा कि शब्दों का निर्माण जब होता है तब शब्दों के निर्माण में जो मूल शब्द या धातु शब्द पहले से बना हुआ रहता है, पहले से बना हुआ रहता है, वो शब्द का सार्थक अर्थ भी होता है,
लेकिन आपको आवश्यकता पड़ती है कि उस शब्द, आपकी ये इच्छा रहती है कि जो बनाया हुआ शब्द है, बनाया हुआ शब्द है, मूल शब्द है, धातु शब्द है, उसका अर्थ निकल रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी आप उस शब्द को विशेष अर्थ प्रकट करा देने के लिए उसके पहले कोई शब्दांश लगाते हो, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल शब्द रिक्त है, शब्द बना हुआ है, मूल शब्द है, अर्थ है, उसका अर्थ होने के बावजूद भी आपको वहां पर विशेष अर्थ प्रकट कराना था। इस वजह से आपने उस शब्द के पहले, रिक्त शब्द के पहले अति उपसर्ग का प्रयोग किया और शब्द बन गया अतिरिक्त। मतलब देखिए, आप तो ये समझ चुके होंगे कि शब्द को सार्थक अर्थ होता है, उससे ही मूल शब्द हम कहते हैं, जो मूल रूप से शब्द अर्थ देने का प्रयास कर रहा है, शब्द का अर्थ देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो जो उपसर्ग होता है उसका कोई अर्थ होता नहीं, लेकिन वो जब जिस शब्द के पहले लगेगा, प्रारंभ में लगेगा, उसका विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास करता है। तो इस तरह से संस्कृत का उपसर्ग देखा हमने। ये उपसर्ग जो है ये हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसका नाम संस्कृत उपसर्ग इसलिए है क्योंकि हमने हिंदी भाषा से ये तत्सम शब्द के रूप में या उपसर्ग के रूप में उन्हें स्वीकार किया है। अगला जो उपसर्ग का भेद हम देखने वाले हैं, जो भाग हम देखने वाले हैं, वो है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। मैंने अभी अभी मित्रों आपको बताया कि हमारी हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। अब बस माता के बहुत सारे गुण, माता के बहुत सारी बातें संतानों में आती हैं, उसी के हिसाब से संस्कृत के जो शब्द जैसे कि वैसे हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, जो हम देख चुके हैं। लेकिन जो शब्द संस्कृत के हैं मूल रूप से, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और उस बदलाव के अनुसार हमने उसे स्वीकार किया है हिंदी में। हिंदी में वो जो बना हुआ शब्द है उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि सूर्य शब्द ये तत्सम शब्द है, शुद्ध संस्कृत शब्द है, और उसके माध्यम से जब हिंदी में उसका बदलाव होते आया तो आप हम उसे सूरज कहते हैं, सूरज कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये तत्सम शब्द है, पूर्ण संस्कृत है, और ये सूरज जो है तद्भव शब्द है, संस्कृत और हिंदी के मेल से बना हुआ है। तो इस तरह से जो तद्भव शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन आने की वजह से हिंदी के शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, उस शब्द के पहले जो उपसर्ग लगता है वो हुए हिंदी के उपसर्ग। मतलब आप समझ चुके हैं कि ऐसे उपसर्ग जो पूरी तरह से हिंदी से निर्मित है, लेकिन उसका मूल रूप संस्कृत से आया है, ऐसे तद्भव शब्द को, तद्भव उपसर्ग को हिंदी के उपसर्ग के रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं अ, ये जो वर्ण है ये हिंदी का उपसर्ग है, ये जो अवर्ण है ये हिंदी का उपसर्ग है। आप देखेंगे तो ये अ संस्कृत के उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा की जननी जो है वो ये संस्कृत भाषा है। तो ये जो उपसर्ग है उसमें जब आप मूल शब्द नियंत्रित लगाते हो, नियंत्रित लगाते हो तो शब्द बनेगा अनियंत्रित, अनियंत्रित। मतलब इस तरह से ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, और ये शब्द है जो मूल उपसर्ग में मूल शब्द लगने के बाद बन जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि कोई भी उपसर्ग खुद का अर्थ नहीं रख पाता, उसका खुद का अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के आरंभ में लगता है तो उस शब्द को विशेष अर्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है। उस शब्द के अर्थ में ह्रास भी कर सकता है, वृद्धि भी कर सकता है, या उस शब्द के अर्थ में वो विपरीतार्थक भी निकाल सकता है, या उसका विलोमार्थक अर्थ भी निकाल सकता है, या उसमें वो विपरीत अर्थ भी निर्माण करने का प्रयास करता है। तो ये हुए हिंदी के उपसर्ग। अब उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा जो भेद है उपसर्ग का, वो होता है आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत या विदेशी उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग। अब देखिए, आपको भली भांति पता है कि हमारे भारतवर्ष पर कई सालों तक अंग्रेजों ने भी राज किया, मुगलों ने भी राज किया, बराबर है, और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भी भारतवर्ष में आकर हमारे देश पर राज किया,
और इस वजह से क्या हुआ, उनकी जो भाषाएं थी, जो विदेशी भाषाएं थी, उन भाषाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा और वो शब्द हम हमारी भाषा में भी प्रयोग करने लगे। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि जो विदेशी भाषाओं का प्रभाव जो है हमारे भारतीयों पर पड़ा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विदेशी लोगों ने जिस तरह से भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, भारत में उर्दू भाषा का प्रयोग किया, अरबी भाषा का प्रयोग किया, फारसी भाषा का प्रयोग किया, इन भाषा के शब्द, बहुत सारे शब्द हमने जैसे कि वैसे हिंदी भाषा में स्वीकार किए। जैसे आपको भली बात ही पता है, कंप्यूटर शब्द है, चेक शब्द है, मोबाइल फोन शब्द है, स्कूल शब्द है, ये हम हिंदी में बोलते हैं अक्सर, ये अशुद्ध नहीं है, ये हमने हिंदी भाषा में स्वीकार किया कि जो बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी से, जैसे रेलगाड़ी है, बराबर, ऐसे कई सारे अंग्रेजी शब्द हमने स्वीकार किए। उसके वजह से उसके बाद हम देखते हैं बाजार है, बेशर्म है, ऐसे कई शब्द हमने अरबी, उर्दू, फारसी से भी स्वीकार किए हैं। इम्तिहान है, कई शब्द है, असंख्य शब्द है। तो ये विदेशी शब्दों को जिस तरह से हमने स्वीकार किया, चाहे वो अंग्रेजी के माध्यम से हो, चाहे वो उर्दू के माध्यम से, चाहे वो अरबी फारसी के माध्यम से हो, उन शब्दों को जिस तरह से स्वीकार किया है, ऐसे ही कुछ शब्द को, ऐसे कुछ उपसर्ग को भी हमने स्वीकार किया है। वो उपसर्ग जब हम हिंदी में अगत शब्द के रूप में या विदेशी उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, तब उसे विदेशी या अगत उपसर्ग कहा जाता है। वो हिंदी के बन चुके हैं, अभी वो हिंदी के बन चुके हैं, लेकिन मूल रूप से वो उस भाषा से आए, इसलिए उसका नाम है विदेशी या अगत उपसर्ग। हम देखने का प्रयास करेंगे तो उर्दू, फारसी, अरबी से आप बहुत सारे शब्द निकाल सकते हैं, जैसे खुशनसीब। यहाँ पर उपसर्ग अगर देखेंगे हम, उपसर्ग, तो उपसर्ग है खुश, खुश, और मूल शब्द आप लिख सकते हैं नसीब, नसीब, और शब्द बनेगा नसीब, ये मूल शब्द है, और यहां पर शब्द बनेगा खुश नसीब, खुश नसीब। ये विदेशी शब्द है, ये विदेशी शब्द है, और ये उपसर्ग भी विदेशी है। इस तरह से उपसर्ग खुश, मूल शब्द नसीब, शब्द खुश नसीब। याद रखिए, आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से यहाँ पर भी उर्दू, फारसी यानी जो अरबी फारसी है, उनके उपसर्ग इस तरह से प्रयोग हिंदी में किए जाते हैं। उसके बाद खुशबू है, खुशबू, खुश उपसर्ग, मूल शब्द बू और शब्द खुशबू, इस तरह से प्रयोग हुए। उसके बाद अंग्रेजी के भी है बहुत सारे, जैसे हेड मास्टर, हेड मास्टर विदेशी है, उपसर्ग है हेड, अंग्रेजी शब्द है, मूल शब्द है मास्टर, और शब्द है हेड मास्टर, हेड मास्टर। ऐसे असंख्य उपसर्ग है जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों से हमने स्वीकार किए हैं, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। उन उपसर्गों को विदेशी या आगत उपसर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर उपसर्ग जो है, जो होता है, उसका खुद का अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो मूल शब्द के पहले लगता है, जब वो धातु के पहले लगता है, तो विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास करता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि कुछ शब्दों में दो उपसर्ग लगकर आता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ शब्दों में दो उपसर्ग लगकर आए, तो अनियंत्रित का उदाहरण ले सकते हैं हम। अनियंत्रित मतलब उपसर्ग पहला है अ, उसके बाद दूसरा उपसर्ग है नी, और मूल शब्द है यंत्रित, और शब्द है अनियंत्रित। यहां पर भी हम देखते हैं कि दो उपसर्ग का प्रयोग साथ में हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि एक उपसर्ग न आते हुए कभी कभार दो उपसर्ग साथ में लगकर आते हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि शब्द निर्माण में उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्द रचना करने हेतु उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। भले उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जब किसी शब्द के आरंभ में, पहले शुरुआत में लगता है, तो उस शब्द को विशेष अर्थ प्रकट करा देने का प्रयास करते हैं, उस शब्द को विरोधाभासी बनाने का प्रयास करते हैं, उस शब्द का ह्रास करने का प्रयास करते हैं अर्थ के रूप में, या उस शब्दों में पूरी तरह से वृद्धि करने का प्रयास अपने माध्यम से करते हैं। और ये जो उपसर्ग होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं, इसमें लिंग वचन कार्य के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से आज हमने उपसर्ग के बारे में जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।